जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का फिर से अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। चलते हैं, बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। इसका पूरा नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इंग्लिश में कहता है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक, इसका लागू तिथि है 1 जुलाई 1961। लागू तिथि इंपॉर्टेंट है, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। लागू तिथि 1 जुलाई 1961। इसमें कुल धारा 10 है। अब आते हैं मेरे क्लास का जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होता है पहले लेकर आ जाता हूं, उसके बाद हम लोग सेक्शन की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट है, यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई 1961 को यह अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अधिनियमित हुआ था। यानी सीधी भाषा में कहें तो राष्ट्रपति महोदय जी का सिग्नेचर हो गया था 20 मई 1961 को। लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 जुलाई 1961 से, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। अब जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ये हम कहिए कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में जो है लागू है। अब अगली पॉइंट है, इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था? कहता इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य दहेज के लेन देन को किसी भी रूप में निषिद्ध करना था। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के प्रत्येक अपराध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम के प्रत्येक अपराध गैर जमानतीय एवं संज्ञेय अपराध होगा। गैर जमानतीय एवं संज्ञेय अपराध होगा तथा बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा। बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा इस अधिनियम। अगली पॉइंट देखते हैं। अब आता है बाद, जो किनके किनके बीच मामला चला था वो बाद में आता है, बाद की श्रेणी में जो निर्णय लिया गया था। तो बाद फर्स्ट में कहता है, बाद 1 में कि हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर के बाद में निर्धारित किया गया कि जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। यह विशेष ध्यान रखिएगा। बाद फर्स्ट में कहता है हरिवंश राय सिंह बनाम गुरुचरण कौर के बाद में निर्धारित किया गया कि दहेज की लगातार मांग, जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। बाद फर्स्ट है। बाद सेकंड कहता है कि विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जहां पत्नी असामान्य परिस्थिति में विवाह के 7 वर्ष के भीतर मर गई या तंग किए जाने एवं क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु के पूर्व बयान दिया था, वहां अभियुक्त व्यक्तियों की दोष सिद्धि मान्य है। सीधी सी बात भाषा में समझिए कि जिस लड़की की विवाह को 7 वर्ष से कम है और वो पूर्व में जो है अपने घर वाले को दहेज के बारे में जो है ना अवगत कराया था कि हमें दहेज के कारण जो है ना मारपीट, क्रूरता ये सा मांग कर रहा है, अगर वो असामान्य परिस्थिति, कोई बीमारी या अचानक, जिम्मेदार कौन होगा? वर पक्ष वाले, लड़के पक्ष वाले ही जिम्मेदार होंगे कि अगर 7 पक्ष में बिना कारण के अगर कोई किसी मतलब लड़की का जो है ना मृत्यु हो जाता है और अगर पूर्व में वो बयान दिया हुआ है दहेज के मामले में या मरने से पहले बयान दिया हो
या पहले भी जो है ना वो घटना के बारे में जानकारी दिया हो कि हमारे दहेज के कारण मारपीट या हमारे साथ क्रूरता कर रहा है इस परिवार वाले, लड़के पक्ष वाले या पति, इस तरह का अगर पहले भी बयान दिया है तो वो अभियुक्त व्यक्तियों की दोष सिद्धि मान्य है। तो एक और बात 3 है। बात 3 कहता है शांति बनाम स्टेट के बाद में उच्चतम न्यायालय जो है निर्धारित किया है कि दहेज की मृत्यु के लिए निम्न तथ्य आवश्यक क्या क्या हो सकता है। शांति बनाम स्टेट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने निम्न तथ्य आवश्यक क्या क्या होंगे वो 5 तथ्य बताया गया है। पहला है एक विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो। दूसरा कहता है मृत्यु सामान्य कारणों से भिन्न कारण से हुई हो। तीसरा कारण है ऐसी मृत्यु महिला का विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। यह तथ्य तीसरा तथ्य है। चौथा तथ्य कहता है ऐसी महिला के साथ पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता की गई हो। चौथा तथ्य खत्म हुआ। पांचवा तथ्य कहता है ऐसी क्रूरता दहेज मांगने के संबंध में की गई हो। मतलब ये जो क्रूरता है किसके संबंध में की गई हो, तो दहेज मांगने के संबंध में की गई हो। ये बाद 3 का 5 तथ्य जो है खत्म हुआ। अब धारा 1 में आते हैं। धारा 1 में है नाम, विस्तार एवं लागू तिथि जो है। धारा 2 में है दहेज की परिभाषा, डॉरी की परिभाषा बताया गया है किसमें, तो धारा 2 में। अब आते हैं परिभाषा क्या कहता है। कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज से तात्पर्य ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति, नकदी एवं वस्तु से है जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व अथवा विवाह के पश्चात विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक अथवा रिश्तेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिया जाए या देने का करार किया जाए, दिया जाए या देने का करार किया जाए, दहेज कहलाता है। नोट में है एक, कहता है शरीयत कानून के अंतर्गत मेहर यहां लागू नहीं है। शरीयत कानून जो है उसके अंतर्गत जो है मेहर यहां इस अधिनियम में लागू नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस धारा 1 और धारा 2 देख लिए। अब अगली धाराओं में चलते हैं। अगली धारा 3 है। धारा 3 क्या कहता है देखते हैं। धारा 3 कहता है दहेज लेने या दहेज देने के लिए शास्ति, मतलब दंड। सीधी सी भाषा में है दहेज लेने या दहेज देने के लिए दंड के बारे में बताता है धारा 3। अब इसकी देखते हैं यह क्या कहता है आगे परिभाषा में। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना या दहेज देना अथवा दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि 5 वर्ष से का कारावास तथा जुर्माना होगा। जुर्माने की रकम 15,000 रुपए या दहेज की मूल्य की रकम तक होगी। दहेज लेने या देने के लिए दंड के बारे में ये बोला। इस कहता है परिभाषा में इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना या दहेज देना या दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरण करना इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है, दंडनीय है। आपको दंड हो सकता है कितना, 5 वर्ष तक की कारावास तथा जुर्माना दोनों, जिसमें जुर्माने की रकम 15,000 रुपए या दहेज का मूल्य की रकम जो तक होगा वह उतना तक आपको जुर्माना हो सकता है। अब इसमें नोट में देखते हैं, कहता है किसी रूढ़िगत परंपरा जो शुरू से ही परंपरा चला आ रहा है उसमें कहता है परंपरा के चलते वर पक्ष लड़के पक्ष का हो, वधु पक्ष लड़की पक्ष का हो, या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी गई भेंट इसके अंतर्गत नहीं आता है।
मतलब किसी रूढ़िगत परंपरा के चलते वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को लड़के पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष को या लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को कोई भेंट इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब धारा 4 चलते हैं। धारा 4 कहता है दहेज मांगने के लिए दंड। वहां दहेज लेने और दहेज देने के लिए दंड था, और यहाँ आ गया धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। कहता है इसके अंतर्गत वर पक्ष लड़का पक्ष जो है अथवा वधु पक्ष लड़की पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति में माता पिता हो सकता है, नातेदार हो सकता है, दहेज की मांग करने के लिए, मतलब अगर कोई दहेज की मांग करता है तो उसका दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि जो कि कारावास न्यूनतम 6 माह से कम नहीं होगा, 2 वर्ष तक हो सकता है कारावास, व 10,000 रुपए तक जुर्माना होगा। तो दहेज मांगने के लिए आपको कहता है कि 6 माह से कम नहीं होगा, 2 वर्ष तक होगा सजा, और जुर्माना 10,000 तक हो सकता है। अब 4 का क्या कहता है विज्ञापन पर प्रतिबंध। कहीं कहीं देखते होंगे कि कोई पोस्टर बैनर लगा हुआ आता है कि लड़का है लड़की है, उसका लड़के का कोई एक दे देता है कोड वर्ड में मूल्य 4.6.67 ऐसा करके, तो वो सब हो सकता है कि लाखों में ये बात कर रहा है कि 6 लाख 5 लाख 10 लाख का लड़का है, नौकरी करता है। तो उस तरह के विज्ञापन पर, शादी के लिए जो है विज्ञापन पर कि भाई इतना डिमांड है, ये लड़का है या नौकरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है या बिजनेस करता है, शादी करना चाहते हैं, उस तरह का विज्ञापन जो है ना ओपनली, उस पर प्रतिबंध है। कहता है इसके अंतर्गत विवाह के संदर्भ में अपनी संपत्ति, जो संपत्ति है खुद की, आर्थिक स्थिति क्या कमा रहे हैं आपका, के लिए विज्ञापन करने पर दंड का प्रावधान है। मतलब आप कहीं सार्वजनिक तरह रूप से विज्ञापन नहीं कर सकते कि आप क्या कमाते हैं, आपको क्या संपत्ति, कितना संपत्ति है, जो कि आपको इसमें भी दंड का प्रावधान है, जो कि 6 माह से 5 वर्ष तक हो सकता है। इसमें 6 माह से 5 वर्ष तक हो सकता है कारावास व एवं जुर्माना 15,000 रुपए तक हो सकता है। ये हो गया धारा 4 का खत्म। अब अगली धाराओं में चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट धारा है वही हम कवर कर रहे हैं, और ये इसमें 10 धाराएं ज्यादा है नहीं। अब देखते हैं अगली धारा। अगली धारा 5 देखते हैं। धारा 5 क्या कहता है। धारा 5 कहता है दहेज लेने या दहेज देने के लिए करार का शून्य होना। कहता है इसके परिभाषा में कहता है इसके अंतर्गत दहेज लेने या दहेज देने के लिए किया करार शून्य होगा, अर्थात करार की कोई वैधानिकता नहीं होगी। मतलब जो करार करता है कि हाँ हम शादी के बाद आपको देंगे दहेज इतना देंगे, या वो मोटरसाइकिल देंगे, कार देंगे, तो इस तरह का करार का जो है ना इस अधिनियम में शून्य माना गया है, इसका वैधानिकता नहीं है। इस सीधी सी बात बताई, मतलब ये है कि अगर दहेज के लिए कोई पक्ष जो है लड़की पक्ष वाला लड़के पक्ष को ये करार किया है कि हाँ हम शादी के बाद देंगे दहेज, ये देंगे वो देंगे, तो उस परिस्थिति में जन इस अधिनियम के तहत वजन वैधानिकता नहीं है। सीधी सी बात वो है। अब धारा 6 कहता है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। जो दहेज मिलता है उसके दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। दहेज कहता है पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। अब क्या है इसके देखते हैं। कहते हैं इसके अंतर्गत दहेज से प्राप्त संपत्ति, जो दहेज से प्राप्त संपत्ति है या धन का उपयोग, या कोई धन दिया गया है तो कौन करेगा, पत्नी या उसके वारिस के हित में किया जाएगा। मतलब उपयोग जो होगा धन का जो उपयोग करेगा पत्नी और उसके वारिसों के हित में किया जाएगा, तथा अंतरित किए जाने तक पति या उसके माता पिता न्यासी या ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे। मतलब अंतरित किए तक जाने तक, अंतिम तक जो है कहता है इसका पति या उसके माता पिता जो है न्यासी ट्रस्टी के रूप में देखभाल करेगा। नोट में देखते हैं। कहता है यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्राकृतिक कारणों से भिन्न मतलब हो गया कि वो उसे किसी भी प्रकार से मार दिया गया है, जला दिया गया है, और भी कारण हो सकता है। प्राकृतिक कारण है
ये अगर मान ले जाए कोई अचानक मृत्यु हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, या कोई बीमारी से ग्रसित था पहले से ही, इस तरह का जो है प्राकृतिक कारण माना जाएगा। लेकिन उससे भिन्न मतलब हो गया कि उसको जला दिया गया है या पंखे में लटका दिया गया, गला घोट के मार दिया गया, ये सब जो है ना प्राकृतिक कारणों से भिन्न की स्थिति में आता है। कहते हैं किसी अन्य कारणों से हो जाती है। यदि किसी स्त्री की मृत्यु विवाह से 7 वर्ष के अंदर प्राकृतिक कारणों से भिन्न किसी अन्य कारणों से हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में दहेज से संबंधित संपत्ति जो भी होगा संतान को अंतरित की जाएगी। जो उसका संतान होगा, लड़का हो या लड़की हो, अंतरित की जाएगी। तथा संतान अगर नहीं होने की स्थिति में स्त्री के माता पिता, जो लड़की की माता पिता है, उसको अंतरित की जाएगी। कहता है संपत्ति की परिसीमा काल के भीतर करने पर असमर्थ होने पर, अगर मान लीजिए संपत्ति को जो है जो समय सीमा दिया गया है कि इसको वापस करना है या लड़की के माता पिता को सौंपना है, अगर वो सीमा समाप्त हो जाता है, वो असमर्थ रहने पर अगर लड़का पक्ष वाला नहीं दे पाता है, तो कारावास कहता है, जिसकी 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना जो 5,000 से 10,000 के बीच हो सकता है, या दोनों हो सकता है। अब धारा 7 कहता है कि अपराध का संज्ञान, इस अधिनियम में महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट विचारण किया जाएगा। इसके द्वारा विचारण किया जाएगा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। इस अधिनियम के धारा के तहत जो है ना विचारण किया जाएगा। और न्यायालय अपराध का संज्ञान स्वयं ले सकता है, ठीक, या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ले सकता है, या व्यथित व्यक्ति या परिजन के परिवाद के आधार पर, या कोई व्यथित महिला है जो या उसका कोई परिजन है, उसके आधार पर ले सकता है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त संगठन के परिवार पर संज्ञान ले सकता है। कोई संगठन है, महिला संगठन है जो मान्यता प्राप्त है राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, तो उसके परिवार पे भी जो है ना वो न्यायालय संज्ञान ले सकता है। और विचारण करेगा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जो है ना इस मामले का विचारण करेगा। अब चलते हैं अगली धाराओं पे। अब अगली धारा 8 है। धारा 8 कहता है इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अशमनीय होगा। कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा। ये धारा 8 कहता है। धारा 8 का क्या कहता है कि कुछ मामलों में सबूत का भार किस पे होगा? सबूत का भार आरोपित पर होगा। तो आरोपित कहता है, परिभाषा में देखिए, कहता है इसके अंतर्गत धारा 3 के तहत दो दहेज लेने और देने के बारे में कहता है, और देने के बारे में, तथा धारा 4 के तहत दहेज मांग करने के बारे में कहता है। अपराध करने पर सबूत का भार आरोपित पर होगा। 8 के क्या कहता है? सबूत का भार जो है धारा 3 और धारा 4 के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो सबूत का भार आरोपित पर होगा। नोट में एक देखिए कि आरपीएफ रूल 72 एलडीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी मैथ और रीजनिंग प्लस जीके जीएस एंड करंट की तैयारी लगातार करते रहें। ये आपके लिए रामबाण चैप्टर है। इसको आप अगर तैयारी आप 100% दे देते हैं तो संभावना काफ़ी रहेगी कि आप एग्ज़ाम में सफल होंगे। और अगर वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी की शिकायत हो, या आवाज़ से संबंधित हो, या लिखावट से संबंधित हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट धारा था वो ख़त्म हुआ। फिर अगली नए टॉपिक को लेकर आएंगे। और अंत में कहेंगे, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।